नमस्कार। अपन बातें करते हैं होमवर्क डिस्कशन की। तो भैया पहले से ही शुरू करते हैं। पहला लेक्चर वन में अपन ने किसकी बातें की थी? लेक्चर वन तो जस्ट इंट्रोडक्शन वाला था। इसमें अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी की जस्ट बात की थी। शायद कुछ होमवर्क ज्यादा था भी नहीं। कितने सवाल है भैया? एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A1 एंड फिर A4 उधर पार्ट 2 का 2 सवाल है। बस देख लेते हैं, हो गया होगा ये तो। पहला सवाल है, एक पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, A1 वाला सवाल देख लेते हैं। क्या है A1 वाला सवाल? A1 का सवाल है, एक पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है, उसकी रफ्तार दी हुई है। उसकी रफ्तार क्या दी हुई है? y और x प्लेन में वो सर्कुलर कर रहा है और उसकी रफ्तार आपको दी हुई है 4 v इजिकल टू 2i कैप प्लस माइनस ऑफ 2 j कैप मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी रफ्तार जो है वो इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसकी रफ्तार जो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में है 2√2। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है कि थ्रू विच क्वाड्रेंट इज द पार्टिकल मूविंग व्हेन इट इज ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज। मैंने कहा अच्छा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा हो। अगर ऐसे घूम रहा हो फिर तो भैया इधर रफ्तार कब होगी? मैंने कहा यहीं पे होगी ना यार। यहाँ पे आ जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी रफ्तार जो है 2√2 ऐसे रहेगी। ये कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा उसका और एक कंपोनेंट इसका ऐसे आ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा भाई साहब, अगर मान लो ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तब कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते इसकी रफ्तार ऐसे जिस टाइम इसकी रफ्तार यहाँ पे इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते ऐसे, तो क्या होगा? मैंने कहा एक कंपोनेंट इधर आएगा और आपका आंसर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तब आपका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ये कब आएगा भाई साहब? जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ये कब आएगा? मैंने कहा क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। तो पहला सवाल हो गया है, बहुत ही लल्लू पल्लू किस्म का सवाल था। और भी कोई सवाल था क्या? क्यों ही इसका डिस्कशन कर रहे हैं अपन, पता नहीं। सेकेंड वाले पे बढ़ते हैं, मतलब लेक्चर 2 के डिस्कशन पे। लेक्चर 1 में कुछ ज्यादा, एक सवाल और है। अच्छा, कौन सा है? A4 क्योंकि हमने लेक्चर 1 में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, जस्ट फील ली है, थीटा के बारे में जानकारी ली थी और ओमेगा के बारे में जानकारी ली थी। अच्छा, A4 में अगर अपन बात करें ध्यान से, तो क्या है? एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ए कर्व्ड पाथ। कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कर्व्ड पाथ पे चल रहा है। फॉलोइंग क्वांटिटी में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो अपन सर्कुलर की बात कर सकते हैं और दूसरी बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल आप पढ़ के आए हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, कर्व्ड पाथ है क्या? मैंने कहा हाँ। क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी में रिमेन कांस्टेंट? मैंने कहा अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर कर रहे हो, तो क्या स्पीड कांस्टेंट रह सकती है? मैंने कहा हाँ, ए बिल्कुल रह सकता है, स्पीड रह सकती है। बी, सी, डी। बी पे देखते हैं, बी इज द वेलोसिटी। मैंने कहा भैया कर्व्ड पाथ है तो फिर स्पीड की डायरेक्शन तो चेंज हुई होगी, है ना? कर्व्ड पाथ है तो डायरेक्शन चेंज हुई होगी, डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी पक्की चेंज हुई होगी। मतलब बगैर वेलोसिटी में तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो कौन सा कांस्टेंट रह सकता है? मैंने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। फिर बोल रहा है एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है आपको? एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? कैसे बोल रहा है कि फॉलोइंग क्वांटिटी में रिमेन ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट फॉलोज ए कर्व्ड पाथ, फॉलोइंग क्वांटिटी में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एक कर्व्ड पाथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कैसा पाथ है? मैंने कहा ये है प्रोजेक्टाइल टाइप का पाथ, है ना? अब आप ध्यान से देखें तो होगा क्या कि ये प्रोजेक्टाइल जो है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिर जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे एक लगे हाथ एक छोटी सी बात बताता हूं कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ एक बिल्डिंग से, कहां पे, यही बता दें, यहाँ एक बिल्डिंग से मैंने एक बॉल को थ्रो किया। कैसे? ऐसे थ्रो किया, है ना? ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इसका पाथ ऐसे ऐसे ऐसे,
नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो कि ये खाली स्पेस था, ऐसे ही किसी पॉइंट से अपन ने इसको ड्रॉप कर दिया। 1 2 3, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 4। क्या 4 वाला पाथ हो सकता है? क्या 4 वाला पाथ हो सकता है? क्या 3 वाला पाथ हो सकता है? क्या 2 वाला पाथ हो सकता है? क्या 1 वाला पाथ हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी वेलोसिटी थी इनिशियल ऐसे, और एक्सेलरेशन कैसे थी? ऐसे थी। एक्सेलरेशन कोशिश करता है कि वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में हो जाए, है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, जैसे ही अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पूरी की पूरी वेलोसिटी जिस पॉइंट पे नीचे हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी नीचे होगी और वो नीचे की तरफ प्रस्थान करेगा, फिर वो ऐसे टर्न मारने वाला पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी नीचे हो गई है, एक्सेलरेशन नीचे हो गई है, तो भैया फिर आगे कर्व पाथ फॉलो नहीं करेगा। कैसे पाथ पे जाएगा? फिर आगे स्ट्रेट लाइन के पाथ पे जाएगा भैया। अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे ऊपर से ऐसे डाल दिए हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद एक बार जैसे ही आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है? वर्टिकल हो गई, तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगी, तो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन के पाथ में जाने लग जाएगा। यानी ये पाथ कभी पॉसिबल नहीं। कोई आपको बोलेगी क्या ऐसा प्रोजेक्टाइल हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन नीचे है, आपने ऐसे फेंका और ऐसे जाके ऐसे आ गया, और एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। कोशिश रहती है एक्सेलरेशन की वेलोसिटी जो है उसी की डायरेक्शन में हो जाए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें, जैसे मान लो कि ये वेलोसिटी है आपके लिए और ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन है, तो कोशिश रहती है एक्सेलरेशन की कि वेलोसिटी को घुमाते इसी की डायरेक्शन में ले आए, है कि नहीं यार? क्यों? क्योंकि एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो जो इधर वाला है वो तो आपकी स्पीड को चेंज करेगा, लेकिन जो इधर वाला है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को घुमाने की कोशिश करेगा, और वो जब सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तब क्या होगा? मैंने कहा जैसे वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में गमन करने लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से यहां मतलब इसमें अगर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन वो हमेशा कर्व पाथ पे नहीं जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप सर्कुलर में देखें तो वो हमेशा कर्व पाथ पे जा रहा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकती है? मैंने कहा अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, तो इसमें सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगी। खैर, हमको लगता है कि ये भी आपको लेक्चर 2 में ही समझ में आया होगा कि भाई इसकी एक्सेलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल 2 हो सकती है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चले तो सिर्फ इसमें रेडियल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन होगी, v² डिवाइडेड बाई r। ये आपको लेक्चर 2 में आराम समझ में आ जाएगा। खैर, अगर स्पीड v है तो v² बटा r है, और ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। किधर होती है? टुवर्ड दी सेंटर। अगर टुवर्ड दी सेंटर होती है हमेशा, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ कि फिर डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगी? मैंने कहा अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर। हाँ, तो क्या होगा? तो मैंने कहा भैया तब आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ, डायरेक्शन कांस्टेंट होने वाली नहीं है। अच्छा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट फॉलो द कर्व्ड पाथ, फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन है। तो आपका आंसर मेरे को लगता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पक्का कंफर्म है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? कंफर्म है कि वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, क्या आंसर है? जरा देख लेते हैं। ठीक ही किया है, मुझे लगता है ए एंड डी आपका आंसर होना चाहिए। A4 का कहाँ है भैया? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 A4 इज A and D। A4 इज A and D, ठीक है ना? ये बात आप समझ लीजिए, इस तरह का प्रोजेक्टाइल का पाथ नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन कोशिश करेगा कि वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में हो जाए, जैसे ही यहाँ पे ऐसा हो जाए। फिर इसको इधर कौन लेके जा रहा भाई? जब आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, एक्सेलरेशन भी इधर थी, तो ऐसे कोई अपने आप थोड़ी जाएगा यार, है ना? एक्सेलरेशन को तो फिर वो कर्व पाथ फॉलो नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। खैर, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो तो आप क्या करेंगे? आप क्या ही करेंगे? लेक्चर 1 का फिर होमवर्क खत्म हो गया। मतलब आप जो है अभी तक का जितना भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी तक का, उसका होमवर्क खत्म करके रखिए, ताकि आगे वाला जो है आप पूरा अच्छे से कर पाए। लेक्चर 2 में अपने पास सवाल है, और फिर आगे टोटल 9 लेक्चर हैं, तो आपको खूब सारा होमवर्क जो है आगे वाले लेक्चर से मिलता रहेगा। बाकी आप अपनों का खूब ख्याल रखिएगा और स्टे पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट। अपन चलते हैं भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।